फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री की चैप्टर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर खतरे की घंटी पर था। राजा ने अपने सैनिकों को शहर में घूमने का आदेश दिया था और लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई थी कि राजा जल्द ही आर्मी को ये आदेश दे देगा कि वे सिटीजन्स के ऊपर यानी नागरिकों के ऊपर खुली फायर कर दे। इससे डरकर कुछ 7,000 मैन एंड वोमेन टाउन हॉल के सामने में इकट्ठा होकर पीपुल्स मिलिटिया बनाने का निश्चय किए। वे लोग बहुत सारे नंबर्स में बट गए और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हथियारों की खोज में निकल पड़े। फाइनली कुछ सैकड़ों लोगों का ग्रुप शहर की पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ा, जहां पर उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पर हथियार मिल सकते थे। ये पूर्वी हिस्सा कौन था? ये बास्टिल किला था जहाँ पर कैदियों को कैद करके रखा जाता था। कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे ये सोचकर कि हमें यहाँ पर कुछ हथियार मिल सकते हैं। हथियारों की इस जंग में बास्टिल का कमांडर मारा गया और वहाँ पर जो भी कैदी कैद थे उन्हें छोड़ दिया गया। सिर्फ बास्टिल में सिर्फ 7 कैदी यानी 7 कैदी ही थे। बास्टिल सबके घृणा का केंद्र था क्योंकि ये राजा के डेस्पोटिक पावर को दर्शाता था। किले को तोड़ दिया गया और इसके जो स्टोन थे इसे बाजारों में बेच दिया गया ताकि जो लोग इसे याद के तौर पर रखना चाहते हैं वो रख सके। इसके बाद जो पेरिस और गांव के इलाकों में जो दिन आए वो और भी खराब हुए। बहुत सारे लोग रोटी के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ समय बाद जब इतिहासकारों ने इस समय को पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि ये जो इवेंट्स की जो चेन है ये फ्रांस में कैसे राजा के अंत का कारण बनी। बहुत सारे लोगों ने इस रिजल्ट की कामना भी नहीं की थी कि हमारे जो ये इवेंट्स हम लोग जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, इससे फ्रांस में कभी मोनार्क यानी राजतंत्र का सफाया हो जाएगा। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 1774 में लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था उसने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। जब वह राजगद्दी संभाला तब उसकी एज 20 ईयर्स थी और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी किया। उसके शासनकाल के समय उसने खाली खजाना पाया, मतलब जब वो राजा बना तब उसका खजाना खाली हो चुका था। लंबे समय से चले आ रहे युद्ध फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को बर्बाद कर चुके थे। इसमें भी वर्साइल के भव्य महल के दरबार के रख रखाव का खर्चा अलग से लगता था। लुइस 16 के शासनकाल में अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में फ्रांस ने मदद की थी। लुइस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई थी। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका दोनों का ही शत्रु था। द वार एडेड, अब जो ये लड़ाई हुई इसने 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस के ऊपर डाल दिया। फ्रेंड्स, लिब्रे एक फ्रांसीसी करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ रुपए होते हैं, अमेरिका में डॉलर होता है, वैसे ही फ्रांस में लिब्रे का यूज होता है। अब ये जो 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज था यह बढ़कर 2 बिलियन लिब्रे से भी ज़्यादा हो गया। अब जो कर्जदार थे जो कि राज्य को कर्ज देते थे उन्होंने अपने कर्ज पर 10% इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए फ्रेंच की जो गवर्नमेंट थी वो अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में उनको चुकाना पड़ता था। अपने रोज़ के खर्चों को पूरा करने के लिए, जो कि आर्मी के मेंटेनेंस, कोर्ट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए जो खर्चे लगते थे, इसलिए फ्रांस की जो सरकार थी उसे टैक्स बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी तक ये जो मीज़र मतलब ये दुख था ये कम नहीं हुआ था। फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जो कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट है। फर्स्ट स्टेट में कलर्जी आते हैं जो कि चर्च वगैरह में रहते हैं। सेकंड स्टेट्स में नोबल्स आते हैं और इन दोनों को छोड़ के बाकी सब थर्ड स्टेट्स में आते हैं। तो ये जो पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग थे इन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। इन्हें जन्म से ही ये अधिकार मिला हुआ होता था कि इनको टैक्स पे नहीं करना है।
और ये जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं इनको टैक्स पे करना पड़ता था। बस इतना जान लेने से हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब जो 1789 से पहले का जो समय था फ्रांस में, उसे ओल्ड रिगिम के नाम से जाना जाता है। फिगर 2A जो हम लोगों ने देखा, ये दिखाता है कि फ्रांस में सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज थी। पीजेंट्स, फ्रांस के पॉपुलेशंस का 90% लोग किसान थे, जबकि बहुत ही कम लोगों के पास अपनी ज़मीन थी जहाँ पर वे खेती करते थे। लगभग 60% जो ज़मीन थी वो नोबल्स, चर्च और थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स के पास थी। द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स जो कि पहले दो स्टेट्स के मेंबर जो कि कलर्जी और नोबल्स थे, उन्हें जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए होते थे। उनमें से सबसे बड़ी जो छूट थी वो ये थी कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। पीजेंट्स वेयर ऑब्लाइज्ड, पीजेंट्स को राजा के प्रति उदारता दिखाने के लिए उनके घरों में, खेतों में काम करना पड़ता था, आर्मी में सर्व करना पड़ता था और रोड बनाने में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। चर्च भी किसानों से टैक्स लेता था जिसको तित्स के नाम से जाना जाता है, और इस तरह से सभी थर्ड स्टेट्स के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। ये टैक्स जो थे वो डायरेक्ट टैक्स थे और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों थे। डायरेक्ट टैक्स जिसे टैली कहा जाता था और इनडायरेक्ट टैक्स थे वो रोज के खाने पीने के सामान पर लगते थे, जैसे नमक पर और तंबाकू पर। फ्रांस की जो फाइनेंशियल बर्डन थी इसको सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग ही उठा रहे थे, ढो रहे थे। फ्रांस में लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसका सबसे मेन कारण था कि फ्रांस में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी, जो कि बढ़कर 1789 में 28 मिलियंस हो गई। अब इस बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए पॉपुलेशन के कारण फ्रांस में फूड ग्रेन्स मतलब खाने पीने की ज़रूरत भी बढ़ गई। लेकिन फ्रांस में फ्रेंड्स ऐसा नहीं था, वहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शंस, ग्रेन्स के प्रोडक्शंस नहीं हो रहे थे, उतनी तेज़ी से नहीं हो रहे थे। इसलिए रोटी जो कि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था वो महंगी हो गई, उसका प्राइस बढ़ गया। बहुत सारे लोग वर्कर्स जो थे वो लेबर्स के रूप में काम करते थे वर्कशॉप में, जिनकी मालिकों ने उनकी सैलरी को फिक्स कर कर रखा था। जब जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से उनकी सैलरी नहीं बढ़ने के कारण अमीर और गरीब में दूरी बढ़ती चली गई, उनके बीच की खाई गहरी हो गई। हालात तो और बुरे हो जाते थे जब सूखा या फिर अकाल के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। फ्रांस में ओल्ड रिगिम के समय सब्सिस्टेंस क्राइसिस अक्सर हुआ करती थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसे सिचुएशंस को कहते हैं जहां पर लोगों का बेसिक लिवलीहुड मतलब रोटी, कपड़ा और मकान संकट में पड़ जाए। ऐसे स्थिति को हम लोग फ्रेंड्स सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेज, मतलब मिडिल क्लास का उदय होना और प्रिविलेज के समाप्त होने की कल्पना करना। पहले भी पीजेंट्स, किसानों ने और वर्कर्स ने मिलकर प्रदर्शन कर चुके थे। बढ़ते हुए कर, टैक्सेस और फूड की कमियों के खिलाफ पहले भी पीजेंट्स और वर्कर्स मिलकर ये आंदोलन कर चुके थे, लेकिन उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं थी जिससे वो सोशल या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर में कुछ चेंज ला सके। इसे समाज के उन लोगों पर छोड़ दिया गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसे थर्ड स्टेट के उन लोगों ने आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया जो कि अब समृद्ध हो चुके थे और समृद्ध और शिक्षित हो चुके थे और न्यू आइडियाज़ को गेन कर सकते थे और नए नए विचारों को सोच सकते थे। उनके ऊपर अब ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि वे टैक्स के खिलाफ और फूड स्कार्सिटी के खिलाफ कैसे विद्रोह करेंगे, कैसे इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। इनके ऊपर अब ये जिम्मा दे दिया गया। 18th सेंचुरी जो थी वो एक ऐसे सोशल ग्रुप की विटनेस हुई
गवाह हुई, जिनको मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता था। मिडिल क्लास के लोग थर्ड स्टेट्स के ही वैसे लोग थे जो कि पढ़ लिख कर समृद्ध बन चुके थे और न्यू आइडियाज़ को गेन कर सकते थे। उन्होंने अपने धन को विदेशों में ट्रेड कर कर, गुड्स सामान को मैन्युफैक्चर कर कर, जैसे वूलन और सिल्क के कपड़ों को एक्सपोर्ट या फिर खरीद बेच कर वे लोग अमीर हुए थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, अब थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, वे सिर्फ मर्चेंट्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, बल्कि वे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। ऑल ऑफ दिस वेर एजुकेटेड, ये सब के सब पढ़े लिखे थे। मिडिल क्लास के सभी लोग पढ़े लिखे थे और उनका ये मानना था कि समाज में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके जन्म से ही उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले, बल्कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, किसी भी पर्सन्स के सोशल पोजीशन, मतलब समाज में उसकी क्या पोजीशन होगी, वो उसके मेरिट यानी शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। मिडिल क्लास का एक कहना था। देज आइडियाज़, ये जो आइडियाज़ थे, ये एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करते हैं जहाँ पर आज़ादी और इक्वल लॉ, मतलब सामान्य कानून हो सबके लिए, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो, सबके लिए मौका हो। इस आइडिया को आगे रखा फिलोसफर जॉन लॉक और एंड जीन जैकस ने अपनी किताब टू ट्रीटीज में लॉक ने ये दर्शाया है कि उन्होंने ये दर्शाया है कि किसी को भी डिवाइन पावर नहीं होना चाहिए, मतलब मोनार्क के जो डिवाइन, मतलब जो राजा घर में पैदा होगा वो राजा ही बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, रूसो ने इस आइडिया को आगे रखा। प्रपोजिंग, उन्होंने एक ऐसे गवर्नमेंट को प्रपोज किया जहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड, जहाँ पे लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव और राजाओं के बीच सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने एक ऐसे गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया जहाँ पर पावर डिवाइड हो, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी में, मतलब पार्लियामेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो और कोर्ट हो। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये जो मॉडल था जिसको मोंटेस्क्यू ने जो पेश किया था, ऐसी ही सरकार बनी यूएसए में जब 30 कॉलोनी को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो अमेरिका का संविधान था, और वो जो अपने लोगों को उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने का जो विश्वास देता था, वो पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल था जो फ्रांस में लाना चाहते थे। द आइडियाज़ ऑफ दिस फिलोसफर्स वे डिस्कस, ये जो फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे, इन्हें सैलून्स वगैरह में बहुत और कॉफ़ी हाउस में बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा होने लगे। इस तरह से ये बातें फैलती गई, किताबों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। ये जो बातें थी, फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे, वे सैलून्स, कॉफ़ी हाउस में ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाते थे ताकि ये उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सके जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे। द न्यूज़ डेट लुई 16 प्लान्ड, अब न्यूज़ पेपर्स को ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के कारण यह फ़ायदा हुआ कि लुई 16 टैक्स बढ़ाने का प्लान कर रहा है। ये लोगों को पहले से ही पता चल गया और जो लोग थे वो गुस्से में आ गए बाई बर्थ प्रिविलेज के खिलाफ। मतलब उन लोगों का कहना था, भाई टैक्स देंगे तो सब कोई देंगे, सिर्फ अकेले हम क्यों दें। अब आगे देखते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, लुई 16 को टैक्स बनाना था, किस कारण से ये आप जान चुके हैं। हाउ डू यू थिंक दैट ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, अब ये कैसे होता है। फ्रांस में ओल्ड रिगीम के समय, मतलब 1794 से पहले फ्रांस में मोनार्क के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले ही टैक्स बढ़ा सके। रेदर इसके बदले उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसको स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। इसमें ये प्रपोजल, टैक्स को बढ़ाने का प्रपोजल पास होता था। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, जबकि द मोनार्क एलोन कुड डिसाइड, जबकि
राजा को डिसाइड करना पड़ता था कि ये मीटिंग कब बुलाया जाए। लास्ट टाइम ये 1614 में बुलाई गई थी और अब ये बुलाई गई थी 1718 के समय, शायद से 1789 के समय अब ये बुलाई गई थी। मतलब कुछ 100 साल 150 साल के बाद 5 मई 1719 को लुईस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें उसे टैक्स को बढ़ाने का प्रपोजल पास करना था। एक वर्साइल के हॉल को तैयार किया गया, इसको सजाया गया गेस्ट्स के स्वागत के लिए। द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, जो पहले और सेकंड क्लास के लोग थे, उन्हें आमने सामने इस तरह से आमने सामने फेस कर बैठाया गया। पहले स्टेट से 300 लोग गए थे, सेकंड स्टेट से भी 300 लोग गए थे, लेकिन थर्ड स्टेट से 600 लोग गए थे, जिनको सबके पीछे खड़ा होना पड़ा। उनके बैठने के लिए भी वहाँ पर जगह नहीं थी। थर्ड स्टेट्स के जो लोग गए थे वो बहुत ही प्रोस्पेरस, समृद्ध और पढ़े लिखे लोग गए थे। अब उन्हें खड़ा होना पड़ा पीछे, जिनसे उनको काफ़ी बुरा लगा। पीजेंट्स, आर्टिसियंस, किसान, आर्टिसियंस और ओमेन्स जो थी वो असेंबली में इंटर नहीं कर पाए, करने का अलाउ उनको नहीं था, नहीं कर सकती थी। हाउएवर देयर ग्रेवियंस एंड डिमांड्स, इसलिए उनकी जो डिमांड्स थी, मतलब इन इच्छाएं और जो उनकी शिकायतें थी, उसे 40,000 लेटर्स में लिखकर रिप्रेजेंटेटिव्स को सौंप दिया गया ताकि वो राजा के सामने पेश करे। वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल, वोटिंग स्टेट जनरल की जो वोटिंग सिस्टम थी, मतलब हर स्टेट से एक एक वोट आएगा। फर्स्ट स्टेट से भी एक वोट आएगा, सेकंड स्टेट से भी एक वोट आएगा और थर्ड स्टेट से भी एक एक वोट आएगा। लेकिन इस समय भी लुईस 16 ने यही परंपरा को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, एक स्टेट से एक वोट नहीं, हर आदमी से एक एक वोट लिया जाएगा ताकि सबकी इच्छाओं का सम्मान हो। ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया था। जब राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हर एक आदमी से एक एक वोट नहीं होगा, हम एक स्टेट से एक वोट लेंगे। तब जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन्होंने असेंबली से बाहर निकलते हुए, राजा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए असेंबली से बाहर निकल गए। जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन्होंने अपने आप को फ्रांस में अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दर्शाया। 20 जून को असेंबली इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। 20 जून को असेंबली जो थी इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड में पहुंची, जो कि वर्साइल था। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और उन्होंने कसम खाया कि तब तक नहीं उठेंगे जब तक फ्रांस के लिए एक ऐसे संविधान को नहीं बना लेते जो कि राजा के पावर को लिमिट में कर देगा। दे वेयर लेड बाय मिराबेउ एंड अब्बेसियास, वे मिराबेउ और अब्बेसियास के नेतृत्व में चल रहे थे। मिराबेउ वे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था और उनका मानना था कि किसी भी सोसाइटी के किसी भी लोगों को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं देनी चाहिए। ही ब्राउट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच, उसने एक प्रेस मीटिंग बुलाई और एक बहुत ही तगड़ी भाषण दिया वर्साइल के भीड़ के बीच में। अब्बेसियास जो थे वे एक ओरिजिनली प्रीस्ट थे, मतलब क्लर्जी थे, जो कि अपने पैम्पलेट में उन्होंने लिखा कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है, थर्ड स्टेट आखिर होता क्या है। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल, जब तक नेशनल असेंबली वर्साइल में संविधान बनाने में बिजी थी, तब तक फ्रांस के सभी लोग गुस्से में बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उससे फसल बर्बाद हो रही थी। रोटी की कीमत बढ़ते जा रही थी। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, और इस सिचुएशंस के फ़ायदा उठाकर जो बेकर्स रोटी बेचने वाले थे वे सप्लाई को, मतलब जमाखोरी का काम करते थे। घंटों क्यूज़ में, मतलब लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें रोटियां नहीं मिलती थी। तब
वोमेन्स एंग्री होकर, जो महिलाएं थी वो एंग्री होकर शॉप पर टूट पड़ती, दुकानों पर टूट पड़ती थी। एट द सेम टाइम, इसी समय में राजा ने ट्रूप्स को पेरिस में घूमने का ऑर्डर दिया। 14 जुलाई को द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल। 14 जुलाई को जो गुस्साए भीड़ थी उन्होंने बास्टिल को तहस नहस कर दिया। इन द कंट्री साइड, गाँव के इलाकों में ये अफवाह फैल गई कि विलेज टू विलेज, मतलब गांव से गांव, सभी गांव में अफवाह फैल गई कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर्स के जो लोग हैं उन्होंने कुछ गुंडे को हायर किया है जो उनके पके हुए फसल्स को बर्बाद कर देंगे। काउट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर्स, बर्बाद होने के डर से पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे जिलों में जो कि वहाँ के जो किसान थे उन्होंने अपने ही होस, मतलब जो हल वगैरह होते हैं इनसे अटैक करना शुरू कर दिया चेटक्स पर, और अपने ही जो कैटल्स थे, गाय बकरियां वगैरह थी, उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। ये चेटक्स पर अटैक किए, वहाँ से उन्होंने जो जमाखोरी का ग्रेन था उन्हें लूटा और सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें ड्यूज़ के बारे में लिखा हुआ था, रिकॉर्ड था, उन सबको जला दिया गया। बहुत सारे नोबल्स वहाँ से भागने लगे और आसपास के देशों में जाकर बस गए, वहाँ से पलायन कर लिए। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्यूटिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल। अब इस विरोध के कारण लुई 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली के हाथों में सत्ता सौंप दी और उन्होंने ये मान लिया कि चलो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान कहेगा हम वैसा ही करेंगे। 4 अगस्त की रात को, 4 अगस्त 1789 में द नेशनल असेंबली ने डिक्री एबॉलिशिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। 1789 4 अगस्त को के रात के समय नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया जिसमें फेडरल सिस्टम्स के और टैक्स को हटाया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, जो क्लर्जी मेंबर्स थे उनको भी अपने अधिकारों को देने के लिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया। टिप्स वेयर एबोलाइज्ड, जो चर्च टैक्स लेता था उसे बंद कर दिया गया और जो चर्च की जो ज़मीनें थी उसे सीज कर लिया गया। एज अ रिजल्ट, इसके कारण द गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिब्रे की संपत्ति मिल गई। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संविधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब वहाँ पर राजा तो होंगे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से काम करेंगे, जो मन सो वो नहीं कर सकते, अपने मन के काम नहीं करेंगे, वो जो भी करेंगे संविधान के हिसाब से करेंगे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789, नेशनल असेंबली ने 1789 में कॉन्स्टिट्यूशंस को बना लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू, इसका जो मेन कारण था, इसका जो मेन मकसद था वो राजा के पावर को कम करना था। डेज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ, अब ये जो पावर था किसी एक आदमी के हाथों से हटाकर अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिए गए। द लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दिया गया। दिस मेड ए फ्रांस, अब ये जो पावर का जो डिवीज़न हुआ इसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, मतलब किंग तो होंगे लेकिन उनके पास सारी पावर्स नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर है लेजिस्लेटिव कैसे काम करते हैं, यहाँ पर जनता वोट देगी, लेजिस्लेटिव को एक कानून बनाएंगे और ये जो होंगे किंग मिनिस्टर्स ये सब इनको एग्जीक्यूट करेंगे और जुडिशियरी न्याय करेगी कि भाई कानून सही है या गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जो संविधान बना, vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected, वहाँ के जो लोग थे वो indirectly elected थे। That is, citizen voted for a group of electors who in turn choose the National Assembly, जो citizens थे वो ऐसे ग्रुप को सिलेक्ट करते थे, इलेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि नेशनल असेंबली को चूज करेंगे। सभी सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट नहीं थी, सिर्फ ओनली मैन above 25 years of age who had paid taxes equal to at least
3 days ऑफ लेबरर्स वेज, मतलब जो भी मर्द 25 ईयर से जिनका एज ज़्यादा हो और उन्होंने लेबर्स के वेजेस के अनुसार 3 दिन का टैक्स भरा हो, उन्हें ही सिर्फ वोटिंग राइट्स मिलता था, बाकी किसी को नहीं। वोमेंस को वोटिंग राइट से दूर रखा गया और बाकी जो बचे हुए आदमी थे, मर्द थे और जो वोमेंस थी, उन्हें पैसिव सिटीजन्स के में क्लासिफाई किया गया, बांट दिया गया, मतलब वो पैसिव सिटीजन्स के रूप में उन्हें दर्शाया गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर्स देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ, मतलब नेशनल असेंबली में खड़े उतरने के लिए या फिर किसी भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए टैक्स पेयर्स के हाईएस्ट ब्रैकेट में आपको आना पड़ेगा, मतलब सबसे अधिक आपको जो सबसे अधिक टैक्स पे करेगा वही नेशनल असेंबली में वोटिंग में खड़ा होने के हकदार बनेंगे। कहने का मतलब यही है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन, ये कुछ नहीं है, आगे में हम लोग, हाँ, फ्रांस सिविलाइजेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। अब फ्रांस ने मोनार्की राजतंत्र को हटाया और रिपब्लिक बना, मतलब हेड ऑफ द जो स्टेट होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो टेंशन का कारण बनी रही अगले कुछ सालों तक भी। ऑल था जबकि लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिया था, लेकिन वे पर्सिया के राजा के साथ एक सीक्रेट निगोटिएशन, मतलब कि षड्यंत्र में हिस्सा ले लिया कि अब जो भाई एक बार अपने पावर्स में आ जाएगा, वो चाहेगा कभी कि हम पावर खोए। वही राजा के साथ भी हुआ, वो नहीं चाहता था कि हम अपने पावर को खोए, हमारे पावर को कोई लिमिट करे, इसलिए वो पर्सिया के राजा के साथ मिलकर एक सीक्रेट, मतलब रहस्यमयी षड्यंत्र बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ पड़ोसी देशों के राजा भी, जिन्हें ये चिंता थी कि जो फ्रांस में हुआ वो हमारे साथ ना हो जाए, उन्होंने फ्रांस के लुइस 16 के मदद के लिए ट्रूप्स, मतलब सैनिकों को भेजकर इवेंट्स को रुकवाने के लिए प्रयास किया। ये सब कुछ हो पाता इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1792 में के अप्रैल में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया, युद्ध का आगाज़ कर दिया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंस, हजारों जो वॉलंटियर्स थे उन्हें आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कहा गया। दे साव दिस एज वार ऑफ द पीपुल्स अगेंस्ट द किंग, उन्होंने इस वार को लोगों और राजाओं के खिलाफ लिया, मतलब लोग जो थे वो मिलकर राजाओं के खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया पूरे यूरोप के। एमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग, और वे लोग जब चलते थे तो मार्सेलिस नाम का गीत गाते हुए चलते थे, जो कि पोएट रोगेट डे एल इसले ने लिखा था। इट वाज सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसे पहली बार वॉलंटियर्स के द्वारा मार्सिलेस में गाया गया था जब वो पेरिस से जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, तो तभी से मार्सिलेस को फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया। द रिवोल्यूशनरी वार ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपुल। अब ये जो क्रांतिकारी जो लड़ाई हुए, ये घाटे और आर्थिक कठिनाइयों को लेकर आए लोगों के लिए। वाइल द मेन वेयर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, लोग जो थे, मर्द जो थे, पुरुष जो थे, वे आगे की ओर लड़ाई कर रहे थे, युद्ध में लड़ाई कर रहे थे, और वुमेन्स वेयर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्न, और जहाँ पर एक तरफ तो पुरुष जो मर्द थे, मैन थे, वे सब लड़ाई कर रहे थे, और दूसरी तरफ औरतों को छोड़ दिया गया पैसा कमाने के लिए और अपने फैमिलीज का ध्यान रखने के लिए। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट ए रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फॉर द लार्जर सेक्शन, मतलब बहुत सारे लोगों ने, सेक्शन पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि रेवोल्यूशंस को आगे बढ़ाए रखना चाहिए, क्योंकि 1791 के पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले, और ये जो मिले भी तो सिर्फ रिचर सेक्शन
सोसाइटी के रिचर सेक्शंस को ही मिले, गरीबों के लिए तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ था ही नहीं। इस दौरान पॉलिटिकल क्लब्स एक महत्वपूर्ण जगह बने जहां पर लोगों ने अपने बातों को कहना शुरू किया। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू अब ये जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो महत्वपूर्ण जगह बने, केंद्र बने, जहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते थे वो वहाँ पर जा सकते थे और वे ऐसे बात करते थे कि कैसे सरकार को चलानी चाहिए, सरकार में क्या कमी थी। वे एक पॉलिटिकल क्लब्स में जाकर बात किया करते थे। इसमें से जो सबसे फेमस और सक्सेसफुल था वो जैकोबियन क्लब्स था। ये आगे पढ़ेंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज डेट ऑफ द जैकोबियंस। जैकोबियंस क्लब्स इसमें से सबसे फेमस था, जो कि ये अपना नेम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। कॉन्वेंट एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि किसी भी कम्युनिटी को या फिर रिलीजियस लाइफ को दर्शाती है। ऐसे सेंट जैकोब, पेरिस के सेंट जैकोब के नाम पर जैकोबियन क्लब्स का नाम पड़ा। ओमेन्स टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। ओमेन्स भी इस पीरियड के समय बहुत एक्टिव थी। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर। सेक्शन 4 जो इस चैप्टर का है वो आपको और आगे क्लब्स के बारे में बताएगा। द मेंबर ऑफ द जो जैकोबियन क्लब्स के मेंबर थे वे लेस प्रोस्परस मतलब कम समृद्ध लोगों से भरा हुआ था। कम समृद्ध लोग थे वही जैकोबियंस क्लब्स में जाते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा या फिर ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी वही जैकोबियन क्लब्स में जाते थे। दे इंक्लूडेड, उनमें छोटे दुकानदार, आर्टिसियंस सच एज शूमेकर जूते को बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स जो कि केक वगैरह बनाते थे, जो घड़ी बनाते थे, प्रिंटर्स एज वेल एज नौकर्स लोग भी जाते थे जो कि डेली वेजेस पर अपना काम करते थे। उनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। ए लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग। अब जो जैकोबियन क्लब्स का जो लार्ज ग्रुप था, बहुत सारे लोगों का ग्रुप था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वे एक ट्राउज़र पहनेंगे जो कि देखिए इस तरह का ड्रेस पहनने का उन्होंने डिसाइड किया। वैसे ट्राउजर्स को पहनेंगे जिसमें लॉन्ग स्ट्रिप्ड हो, मतलब ऐसे ऐसी स्ट्रिप बनाई हुई हो, और सिमिलर टू डोज ओर्न बाई डॉक वर्कर्स जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहनी जाती है उन्हीं की तरह हो। दिस वाज टू सेट देम सेल्फ। ये एक ऐसा तरीका था जिससे सोसाइटी के और भी सेक्शंस को से आप अलग दिख सकते थे। स्पेशली नोबल सुवेरनीज ब्रिचेस। इट वॉज वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर। अब ये जो पहनाव था, पहनने का तरीका था, ये एक तरीका था जिससे आप, ये एक रास्ता था जिससे आप जो पावर के विरुद्ध, मतलब जो अभी पावर में है उनसे आप अपने आप को अलग दिखा सकते हैं। दे जैकोबियंस केम टू, जो जैकोबियंस थे वे लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, सैन क्लोथ्स मेन और इन एडिशन द रेड कैप्स डेट सिंबल लिबर्टी। ये जो जैकोबियंस लोग थे वे रेड कैप्स पहनते थे जो कि लिबर्टी यानी आज़ादी का प्रतीक है। ओमेन हाउएवर वेर नॉट अलाउड टू डू सो। ओमेन्स को ये सब करने की आज़ादी नहीं थी। इन द समर 1792 के गर्मियों के मौसम में जैकोबियंस प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वेर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। 1792 के समर में जैकोबियन ने प्लान किया कि बहुत सारे जो पर्शियंस लोग थे जो कि शॉर्ट सप्लाई मतलब अनाज की कम सप्लाई के कारण गुस्से में थे, उनको साथ मिलाने का। ऑन द मॉर्निंग 10 अगस्त की सुबह के समय दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टुलेरिस, मास्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। कुछ घंटों के लिए राजा को उन्होंने बंदी बना लिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने उन्हें रॉयल फैमिलीज को छुड़ाने काम किया। इलेक्शंस वेर हेल्ड
इलेक्शंस करवाए गए फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 20 ईयर। फिर इलेक्शन हुआ और अब जो भी मेन 21 साल से ऊपर हैं रिगार्डलेस अब वे वोट दे सकते हैं, लेकिन इस बार भी वोमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। इस बार सिर्फ 21 ईयर से ओल्ड, चाहे उनके पास जमीन जायदाद हो या ना हो, सबको वोट देने का राइट मिला, लेकिन अभी भी वोमेंस इससे डिनाई रही, मतलब बाहर रही। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज द कॉल्ड कन्वेंशन। अब ये जो नया असेंबली बनी इसे कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। नेशनल असेंबली का यहाँ से किस्सा समाप्त होता है, अब कन्वेंशन स्टार्ट होता है। ऑन 21 सितंबर 1792 में एबुलेस मोनार्की को हटाया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। एज यू नो रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप जैसा कि आप जानते हैं रिपब्लिक एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट का कोई ना कोई हेड हो। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। यहाँ पर कोई भी हेरिडेटरी मोनार्की नहीं हो। हेरिडेटरी मोनार्की मतलब एक राजा है, फिर उस वंशवाद वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं हो। सीधा कहने का हेरिडेटरी मतलब वंशवाद वाला सिस्टम नहीं हो, मतलब राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यू कैन ट्राई, ये सब कुछ नहीं फलाना। ठीक। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ। लुइस 16 को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। ट्रेजन मतलब राजद्रोह, देशद्रोह के खिलाफ उस लुइस 16 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली मतलब लोगों के सामने प्लेस डीला, ये जो प्लेस है इन पे उसे फांसी दे दी गई। इसके कुछ समय बाद मैरी एंटोनेट को भी फांसी दे दी गई। अब आता है द रीजन ऑफ टेरर मतलब आतंक का युग। द पीरियड ऑफ 1793 से 1794 का जो पीरियड है इसे आतंक का युग के नाम से मतलब रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रोबेस्पियर एक ऐसी पॉलिसी को फॉलो करता था जिसमें पूरा टोटल कंट्रोल हो और किसी को भी माफ़ नहीं किया जाए, सबको सज़ा मिले, ऐसी पॉलिसी को पालन करता था। ऑल दोज हुम ही साव एज बिंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जिसे भी वो रिपब्लिक का गणतंत्र का शत्रु समझता था, चाहे वो नोबल्स हो, क्लर्जी हो या फिर कोई भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, इवन अगर वो अपने पार्टी के लोगों को भी अपने पार्टी के लोगों से भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता था तो उनको तुरंत अरेस्ट करवा कर जेल में डाल कैदी बना देता था। द गुलेटाइन इफ द कोर्ट, उन्हें कोर्ट में दे दिया जाता था और अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी पाती थी तो उन्हें गुलेटाइंड कर दिया जाता था। गुलेटाइन इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस था इस तरह का डिवाइस होता था, इस तरह का, इसके बीच में गर्दन रखकर इसे चला दिया जाता था, खट से गर्दन कट जाता था। एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था जिसमें पर्सन किसी भी आदमी का गर्दन काटा जाता था। इसे डॉक्टर गुलेटियन ने बनाया था, इसलिए इसके नाम गुलेटाइन कर दिया गया। रोबेस्पियर गवर्नमेंट, जो रोबेस्पियर की मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी वो एक ऐसी लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। मीट एंड ब्रेड्स वेर राशन, मीट और जो ब्रेड थे, रोटी थी, उन्हें राशन मतलब लोगों में वितरण किया जाता था। पीजेंट्स वेर फोर्स टू ट्रांसफर देयर ग्रेन टू द सिटी, जो किसान थे उन्हें अपने अनाजों को शहर भेजने के लिए और बेचने सरकार के द्वारा तय प्राइस पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, फोर्स किया जाता था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉर डिबेडेन, मतलब जो बहुत महंगी जो आटा आती थी, आटा आता था मतलब फ्लोर आता था, वीट आती थी, उसको बैन कर दिया गया। उसका कहना था कि सारे सिटीजन्स को एक साथ खाना खाने का, एक जैसा खाना खाने का पूरा अधिकार है, मतलब इक्वलिटी ब्रेड मतलब रोटी भी एक समान हो। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, सब एक ही समान की रोटी सब लोग खाएंगे। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस,
इक्वालिटी मतलब बराबरी का भाव बात करने के तरीके में भी और एड्रेस बात करने के तरीके में भी आना चाहिए। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनसर सर या फिर मैडम कहने के ट्रेडिशनल के जगह ऑल फ्रेंच वोमेन्स एंड वोमेन्स वेयर हेन फोर्थ सिटियन एंड सिटीजन्स, सबको सर या मैडम कहने की जगह सिटीजन्स कहा जाता था। चर्च वेयर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया गया और उनके जो बिल्डिंग्स थी उन्हें बैरिक और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबिस्पेयर परस्यूड हिज पॉलिसी, रॉबिस्पेयर ने अपने पॉलिसीज़ को आगे रखा। डैट इवन हिज सपोर्टर्स, अब इतनी हार्ड उसने कंट्रोल को कर दिया और इतनी भयानक सजा वो देता था कि उसके अपनी ही पार्टी के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और कुछ मॉडर्नाइजेशन की मांग करने लगे कि भाई कुछ तो छूट होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा आप डिसिप्लिन में भी तो किसी को नहीं रख सकते ना। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड, फाइनली रोबेस्पियर को ही कोर्ट ने गिल्टी मान लिया और उसे जुलाई 1794 में अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के नेक्स्ट डे उसे भी गुलिटाइन कर दिए गए। जो सज़ा लोगों को वो देता था उसे खुद एक दिन भुगतनी पड़ी। अब फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स कैसे आता है। द फॉल ऑफ जैकोबियन गवर्नमेंट के गिरने के बाद वेल्थियर मिडिल पावर ने वेल्थियर जो मिडिल क्लास के वेल्थियर लोग थे उन्होंने पावर को सीज कर लिया। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें जो समृद्ध लोग नहीं थे उनको वोटिंग सिस्टम से अलग रख दिया गया, मतलब फिर से डिनाई कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। अब उनसे वोटिंग राइट्स छीन ली गई। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यहाँ पर 2 इलेक्टेड मतलब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बने। देश देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी, फिर एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया गया और एक एग्जीक्यूशन बनाया गया जो कि 5 मेंबर से मिलकर बनी हुई थी। दिस वॉज मीन्ट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, इसे इसलिए बनाया गया ताकि पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना हो जैसे कि जैकोबियंस के अंडर में थी। हाउएवर द डायरेक्टर्स, जबकि डायरेक्टर्स हमेशा लेजिस्लेटिव से लड़ते रहते थे हमेशा, क्योंकि दोनों के पास एक समान पावर थी तो दोनों का आपस में पड़ता नहीं था, इसलिए वे दोनों आपस में लड़ा करते थे और अक्सर डिसमिस हो जाते थे। अब ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब ये सब आपस में लड़ते रहते थे, ये जो इंस्टेबिलिटी थी इसलिए यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट मतलब डायरेक्टरी को ये उकसाई। यहाँ पर डायरेक्टरी रूल्स का यहीं से उदय होता है और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री का था इसे डिक्टेटर बना दिया जाता है। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ फर्टिनिटी रिमाइंडेड इंस्पायरिंग आइडियाज, ये सब जो था कि गवर्नमेंट में बदलाव, फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी मिले, कानून के सामने सब कोई बराबर है, फर्टिनिटी, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आते हैं और ये बाकी की यूरोप में ही अगले कुछ सालों में फैल गए। डिड ओमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या ओमेन को भी रिवॉल्यूशन होना चाहिए? रिवॉल्यूशन क्या ओमेन ने भी क्रांति की थी? इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत पहले से, बहुत शुरुआत से ही ओमेन्स वेर एक्टिव पार्टिस, ओमेन्स ने भी इवेंट्स मतलब घटना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विच बराउट अबाउट सो मेनी इम्पोर्टेंट, जिसने सोसाइटी में, फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे सुधार आए। दे होप डैट, उन्होंने ये सोचा था कि अगर वे इवेंट्स में मतलब जितनी भी घटनाएं हो रही है हड़ताल वगैरह में, वो भी अगर इन्वॉल्व होगी तो उनके भी हालात और जीने के तरीक़ों में कुछ सुधार होगा। मोस्ट वुमेन्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग, थर्ड स्टेट्स के बहुत सारी महिलाओं को जीने के लिए काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज, वे सिलाई करती थी, फ्लावर्स, फूलों को, सब्जियों को और फलों को बेचा करती थी मार्केट्स में, जहाँ से, और कुछ तो नौकरानी के रूप में घरों में काम किया करती थी, जो कि समृद्ध लोग थे उनके घरों में काम किया करती थी। बहुत सारे वुमेन्स पढ़ी लिखी नहीं थी और उनको जॉब ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ नोबल्स की बेटियों को या फिर पढ़े लिखे या अमीर लोगों के घर की महिलाओं को ही पढ़ाया लिखाया जाता था। कुड स्टडी ओनली, सिर्फ वही लोग कॉन्वेंट में पढ़ सकते थे जो कि समृद्ध माँ बाप के घर के थे या फिर नोबल्स की बेटियां ही
कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। वर्किंग वुमेन्स हैड ऑल्सो टू केयर फॉर, जो औरत काम करती थी उसे अपने फैमिलीज के लिए भी ध्यान रखना पड़ता था, उसे खाना बनाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, कतारों में लाइन में बहुत देर तक रोटी के लिए खड़ा रहना पड़ता था और इसके बावजूद उन्हें अपने बच्चों को भी देखना पड़ता था। देयर वेजेस वेयर लोअर देन, लेकिन इतनी सब करने के बाद भी उनकी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, वे पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, अब ये सब डिस्कस करने के लिए और अपने आवाज़ को उठाने के लिए अबाउट 60 वोमेंस क्लब सामने में आए फ्रेंच में। उनमें से सबसे फेमस जो था द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वोमेन, ये सबसे फेमस था, सबसे फेमस क्लब था। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, इनका सबसे मुख्य जो डिमांड था वो ये था कि वोमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट दिया जाए जैसे कि मेन को दिया गया है। वोमेन्स वे डिसअपॉइंटेड, वोमेन्स जो थी वो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही डिसअपॉइंट, दुखी थी, जो कि उन्हें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा मिल गया था क्योंकि वो पैसिव सिटीजन्स में गिनी जाती थी। अब उन्होंने वोट, राइट टू वोट के लिए डिमांड किया और वे भी ये चाहती थी कि वह इलेक्शन में खड़े हो और पॉलिटिकल ऑफिस को ज्वाइन करे। ओनली देन दे फील्ड, तभी वे लोग अपने आप को नए गवर्नमेंट के सामने सबके बराबर, मतलब इक्वलिटी का प्रतीक मानती। इन द अर्ली ईयर्स, पहले कुछ सालों में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस, कुछ कानून बनाए जो कि वोमेंस के लाइफ्स में, जिंदगी में कुछ सुधार लाए। टुगेदर विथ द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्टेट स्कूल के बनने के बाद स्कूलिंग सभी लड़कियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू, अब उनके जो पिता थे, फादर्स थे, वे उनके अरेंज मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, अब जो शादियाँ होती थी वे कोर्ट में होती थी सिविल लॉ के अनुसार। अब जो डिवोर्स था, तलाक था, उसे कानूनन तौर पर सही कर दिया गया और अब कोई भी मैन हो या फिर वोमेन हो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। वोमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अब वोमेन्स को जॉब के लिए ट्रेन किया जाने लगा और वे अब आर्टिस्ट और छोटे मोटे बिजनेस को चला सकती थी। वोमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, अभी भी वोमेन्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। हाउएवर, उन्होंने जबकि कंटिन्यूड द रीजन ऑफ ए रेन ऑफ टेरर से लेकर द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वोमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जैकोबियन क्लब्स के बाद जो नई गवर्नमेंट आई उसने वोमेन्स क्लब्स को बंद कर दिया, बैन करने का फैसला सुनाया। मैनी प्रोमिनेंट वोमेन्स वेर अरेस्टेड, बहुत सारी जो वोमेन्स थी, मुख्य वोमेन्स थी, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। वोमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड, अब वोटिंग राइट के लिए जो वोमेन्स का मूवमेंट था वो कंटिन्यू रहा और इक्वल सैलरी के लिए, मतलब सबको बराबर सैलरी मिले और वोमेन्स को भी वोटिंग राइट्स मिले, ये संघर्ष अभी तक कंटिन्यूड था। आगे के 200 सालों तक सभी बहुत सारे देशों, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये संघर्ष चलते रहा। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग लेट, ये 19वीं शताब्दी तक चला और 20th मतलब 20वीं शताब्दी के शुरुआत में द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वोमेन, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1946 में वोमेन्स को फाइनली वोटिंग राइट फ्रांस में दे दिया गया। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी का अंत, गुलामी पर प्रतिबंध। फ्रेंड्स, जैकोबियन क्लब्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था, जो सबसे क्रांतिकारी काम था, वो ये था कि उन्होंने स्लेवरी पर यानी गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो कॉलोनीज कैरिबियन, मार्टिन क्यू, सेंट डोमिंगो में जो कॉलोनीज थी वो तंबाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी की सबसे इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी। यहीं से
तंबाकू, इंडिगो, शुगर का सप्लाई होता था। लेकिन यूरोपियन जो फ्रांस में जो लोग थे वो यूरोप के दूसरे देशों में जाकर काम करना और अपने लोगों से दूर होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर प्रॉपर लैंड नहीं मिलती थी, अपने घर वाले लोग नहीं मिलते थे, इसलिए वे दूसरे जगह पर काम करना नहीं चाहते थे। अब दूसरे जगह काम करना नहीं जाएंगे यहाँ के लोग, तो वहाँ पर लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी, कमी होने लगी। प्लांटेशंस में कौन काम करेगा, मालिक तो काम करेंगे नहीं, वहाँ पर लेबर्स की कमी होने लगी। इस लेबर्स की कमी को इस लेबर की कमी को पूरा करने के लिए ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया गया। यानी देखिए फ्रेंड्स, यूरोप यहाँ पर है, अफ्रीका यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है। अब फ्रांस से लोगों को यानी यूरोप से लोगों को भेजा जाता था अफ्रीका में, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से ऐसे यूरोप। ये ट्रेंगुलर शेप में हमेशा चलते रहता था, इसी को ट्रेंगुलर स्लेव के नाम से जाना जाता है। ये और यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में हुआ। स्लेव ट्रेड 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स जो फ्रांस में जो व्यापारी थे वे बॉर्डेक्स या नानतेस, ये अफ्रीकन कोस्ट है, बॉर्डेक्स या नानतेस ये फ्रेंच के जो बंदरगाह है, यहाँ से लोगों को कैद कर कर नाव में बिठाकर अफ्रीकन कोस्ट पर भेज देते थे, जहाँ पर लोगों को वहाँ पर गुलामी करना पड़ता था। फ्रांस के लोकल लोग वहाँ पे जाकर लेबर्स का काम करते थे और अफ्रीका के लोगों का या फिर अमेरिका के लोगों का सेवा करते थे। उन्हें जहाज़ों में टाइटली बांध कर भेज दिया जाता था। यहाँ से जो गरीबों को नाव में कसकर भेजा जाता था, वहाँ पे अफ्रीका में जाकर उनकी बोली लगती थी, उन्हें लोग खरीद लेते थे और अपने घरों में खटाते थे। अब गुलामों की इस शोषण के वजह से जो शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी वो अब पर्याप्त होने लगी। अब लेबर की कमी नहीं होने लगी, इसलिए इनका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा। जैसे बॉर्डेक्स या फिर नानतेस, ये जो पोर्ट है, यहाँ पर गरीबों को, गुलामों को पैक कर कर भेजा जाता था। ये एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बन गई, यहाँ पर सब चीज़ समृद्ध हो गया, क्योंकि यहीं से स्लेव ट्रेड स्टार्ट होता था। यहीं से लोगों को, यही स्टेशन था जैसे जहाँ पर नाव रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं, यहीं पर लोगों को लाया जाता था, उन्हें बांध कर अफ्रीका वगैरह देशों में भेज दिया करते थे। 18th सेंचुरी में फ्रांस में स्लेवरी के बारे में लोग बहुत बुरा नहीं सोचते थे, बहुत कम लोग बुरा सोचते थे। नेशनल असेंबली जो थी इसको हटाने के लिए बहुत सारे डिबेट्स करती थी, लेकिन वे कभी भी इसको हटा नहीं पाई, क्योंकि उन्हें एक कोई ऐसा लॉ पास नहीं कर पाई जिससे स्लेवरी को बंद किया जाए, गुलामों की खरीद बेच को बंद किया जाए, क्योंकि उन्हें डर था अपोजिशंस के जो बिजनेसमैन थे, जिनका जो इनकम था वह स्लेव के ट्रेड पर ही डिपेंड करता था, उनसे नेशनल असेंबली डरती थी। इसलिए वो कभी भी ऐसा बिल पास ही नहीं कर पाई जिससे कि स्लेवरी का अंत हो या फिर उसे बंद किया जाए। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves। फाइनली 1794 में ये पास किया गया कि सारे फ्रेंच को छोड़ दिया जाए और उन्हें स्लेव से मुक्ति दे दी जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर। ये सिर्फ 10 साल के लिए ही हुआ। 10 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आए और उन्होंने स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड। प्लांटेशन ऑनर से समझ गए कि फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन इन ऑफ देयर इकोनॉमिक स्लेवरी को फाइनली 1848 में बंद कर दिया गया। 10 साल के लिए बीच में बंद हुआ था, जो कन्वेंशन ने बंद किया था 1794 में, और मतलब 1794 में बंद होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे फिर से स्टार्ट कर दिया। लोग अब ये समझ चुके थे कि जितने भी लोग हैं वहाँ के ऑनर्स, प्लांटेशन ऑनर्स, वे सब स्लेव पर ही निर्भर हैं। फाइनली स्लेवरी को 1848 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्रांति और रोज़मर्रा की जिंदगी। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपुल वेयर। क्या जो राजनीति है वे ये चेंज कर सकती है कि लोग क्या पहनेंगे, कैसी भाषा बोलेंगे और कौन सी किताबें पढ़ेंगे। द ईयर फॉलोइंग 1789 के बाद जो साल इन फ्रांस, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस को देखा।
पुरुषों, वोमेन या फिर बच्चों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजों को देखा। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ डेट वुड ट्रांसलेट आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वे ये चाहती थी एक ऐसा लॉ पास करना है जो कि लोगों की ज़िंदगी को उनके आज़ादी दे और इक्वालिटी का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बराबरी का हक दे, ऐसा लॉ पास करना चाहती थी। उनकी ज़िंदगी बदलने वाला लॉ पास करना चाहती थी, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं पाई। वन इम्पॉर्टेंट लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट लॉ, एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून जो कि इफ़ेक्ट में आया बास्टिल के डिस्ट्रॉय होने के बाद, वो था 1789 में, जो सेंसरशिप को बंद कर दिया गया। सेंसरशिप फ्रेंड्स ऐसी एक कानून व्यवस्था है जिसमें किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी मूवी या फिर किसी भी न्यूज़ को पास करने से पहले गवर्नमेंट को दिखानी पड़ती थी। सेंसरशिप को वहाँ पर बंद कर दिया गया। इन द ओल्ड रेगिंग, मतलब 1789 से पहले ऑल रिटन मटेरियल्स, जितने भी लिखे हुए मटेरियल्स थे, कल्चरल किताबें जो थी, न्यूज़पेपर या फिर जितने भी ड्रामे नाटक वगैरह होते थे, उन सब को किंग के द्वारा अप्रूव होना पड़ता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये जो लॉ बना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, इससे लोगों को बोलने की आज़ादी मिली, अपने नेचुरल राइट, जो कि एक वास्तविक अधिकार भी है लोगों का कि वो क्या बोलेंगे, इसकी उन्हें आज़ादी मिली। न्यूज़पेपर्स जो थे, पोस्टर जो थे, किताब जो थे, अब वे छपने लगे और उन्हें अब राजा के सेंसरशिप की यानी अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं होती थी और वे छपने लगे। इसका मतलब इससे ये हुआ कि जो भी लोग जो सोचते थे वे अपने किताबों में लिख सकते थे। इससे आसपास के जो गांव के इलाके थे, ये बहुत ही तेज़ी से लोग यहाँ पर आने लगे और जो गांव के हालात थे उसके बारे में किताब लिखने लगे, न्यूज़पेपर पर लिखने लगे। अब इससे सारी सिटीजन्स को पता चल गया कि हमारे देश में अभी क्या हालात है। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट। अब कुछ भी न्यूज़ में छपे जाने के कारण जितना भी चीज़ छपता था उस सब के बारे में बहुत ही ज़ोरों शोरों से लोग फ्रांस में पढ़ने लगे कि आजकल क्या हो रहा है फ्रांस में, सब लोग समझने लगे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस के फ्रीडम, आज़ादी से ये हुआ कि अपोजिंग व्यू, लोग जो राजा के खिलाफ सोचते थे वे भी छपने लगे। ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट्स। प्रिंट के माध्यम से अपने अपने लोग विचारों को छापने लगे। प्ले सॉन्ग्स, सभी गाना वगैरह जो थी ये लोग अपने मन से गाने लगे, इससे बहुत सारे लोग आकर्षित हुए। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई। फ्रेंड्स यही सब होता रहा। इसका सिंपल मतलब ये है कि इस सेंसरशिप हटा, इससे ये हुआ कि अब जो लोग चाहते थे वे छाप सकते थे, छापने लगे। इसलिए बहुत सारे लोग अब अपने मन की छापने लगे, जिससे राजा क्या प्लान कर रहा है, क्या करने वाले हैं, इस सब के बारे में लोगों को पता चलने लगा और लोग पहले से ही विद्रोह करने लगते थे। अब जो नाटक वगैरह होते थे वे सब अपने मन से होने लगे, कोई राजा का दबाव नहीं होता था, जो कि लोगों को बहुत प्रभावित करता था। बस इसमें इतना ही था। अब आगे कंक्लूज़न क्या हुआ। इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का शासक घोषित कर देता है। ही सेट आउट टू कन्क्यूर, वो अब अपने आस पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज़ को जीतने के लिए आगे बढ़ता है और सारे डायनेस्टी एंड वेर ही प्लेस्ड मेंबर्स, और जितने भी जगहों को वो जीता वहाँ पर सिर्फ अपने ही घर वालों या फिर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को वहाँ के राज्यपाठ दे दिया। नेपोलियन अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइज़र समझता था, मतलब वो समझता था कि हम ही यहाँ पे मॉडर्न कर रहे हैं, यूरोप को हम ही मॉडर्न कर रहे हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज, उसने बहुत सारे कानूनों को पास किया, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम्स। ये सब कानून नेपोलियन ने पास किए। शुरुआत में बहुत सारे लोग नेपोलियन को लिबरेटर समझते थे, जो उनको आज़ादी दे, जो लोगों को आज़ादी देता था और उनके आज़ादी के लिए लड़ता था। लेकिन बहुत ही जल्द नेपोलियन आर्मी जो थी वो सभी के लिए एक ऐसी फोर्स बन गई जो कि उन्हें शक्ति से पेश आती थी। नेपोलियन
फाइनली वाटरलू में डिफीट हो गया। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन हारा गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। मेनी ऑफ हिज मेजर्स डेट कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज, बहुत सारे उसके जो कानून थे जो कि क्रांतिकारी आइडियाज़ को लाते थे वे थे लिबर्टी, उसने सबको छूट दे रखी थी। मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपुल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, नेपोलियन के मारे जाने के बहुत समय बाद तक यूरोप के बहुत सारे देशों में नेपोलियन का प्रभाव रहा। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का आइडिया, डेमोक्रेटिक राइट मतलब डेमोक्रेट लोकतांत्रिक अधिकार, ये जो थे ये सबसे इम्पोर्टेंट थे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिलते हैं। ये सारे दुनिया में फैल गए। दे स्प्रेड फ्रॉम ए फ्रांस से सारे यूरोप में फैल गए 19वीं शताब्दी में। फिर फेडरल सिस्टम, जहाँ पर फेडरल सिस्टम को बंद किया गया। कॉलोनीज पीपुल रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, जो लोग एक दूसरे जगह मतलब कॉलोनीज बनाए हुए थे उन्होंने फ्रीडम को पाया। और यहाँ पर इंडिया में टीपू सुल्तान और राम मोहन राय ऐसे दो एग्जाम्पल्स हैं। ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और वहाँ के जो आइडिया थे चाहते थे कि हमारे भी देश में भारत में भी ऐसी ही हो। अब देखते हैं आगे में क्या है फ्रेंड्स। अब आगे में कुछ नहीं है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल टायरो हब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में क्वेश्चन आंसर फ्रेंड्स। अगर आपको चाहिए तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।